हेलो बच्चों, तो बेटा आज हम लोग उसी के आगे डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन में डिफरेंसेस लिख लिए थे और आज डिफरेंस लिखने के बाद आज हम लोग आगे बात करेंगे। एक क्वेश्चन सबसे पहले आप लिखो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद हम बात करेंगे। फैक्टर रीजन ऑफ एड्जॉर्प्शन भी आपने लिख लिया था, उसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, राइट द टू एग्जाम्पल्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। राइट द टू एग्जाम्पल्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन के दो एग्जाम्पल आपको लिखने हैं, ये आप हेडिंग डाल लीजिए या क्वेश्चन लिख लीजिए। तो एग्जाम्पल हम आपके सामने कुछ लिख रहे हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को जरा ध्यान दीजिए। जैसे कुछ गैसें हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। अगर इन गैसों को हम चारकोल से पास करते हैं तो चारकोल इन गैसों को एड्जॉर्ब कर लेती है अपनी सरफेस पर। तो आप सीधे लिख दोगे O2, H2, CO, SO2 अमोनिया गैस एड्जॉर्ब्ड बाय द चारकोल। चारकोल से एड्जॉर्ब हो जाती हैं। हाइड्रोजन गैस निकिल पैलेडियम पर भी एड्जॉर्ब हो जाती है। ठीक, इसके बाद दूसरी अगर हम बात करें तो जैसे जो रॉ शुगर होती है, रॉ शुगर मतलब सीरा जो होता है, सीरे का आप देखते हो कुछ ना कुछ कलर्स होता है। जैसे कि गुड़ बनती है, गुड़ देखो किस कलर में होती है, अपनी कलर रखती है ब्राउन कलर में हल्का सा। तो इनका जो कलर होता है, शुगर कलरलेस होती है, तो इनका जो कलर है वो कलरलेस कैसे हो जाता है कि इनको बोन चारकोल के थ्रू पास किया जाता है। और बोन चारकोल क्या करती है कि इसको हड्डी का चूर्ण जिसे बोलते हो, इससे पास किया जाता है। वो क्या करती है, वो इसके कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो कलरलेस शुगर हमें मिलती है। तो क्या लिखा है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ रॉ शुगर पास्ड थ्रू बोन चारकोल। अगर हम बोन चारकोल से पास करेंगे तो बिकम कलरलेस बिकॉज इट्स कलर एड्जॉर्ब्ड बाय द चारकोल, क्योंकि इसका कलर चारकोल के द्वारा एड्जॉर्ब हो जाएगा। तो कुछ बच्चे सोच रहे हैं तो क्या सर शुगर जो है वो बनाई जाती है उसमें बोन चारकोल यूज होती है? तो यूज होती है बेटा, लेकिन ये हमारे यहाँ नहीं टेक्निक यूज होती है। ये टेक्निक बहुत कॉस्टली पड़ती है, इसीलिए यूज नहीं की जाती है। हम लोग सल्फर का प्रयोग करके, यानी गंधक का यूज करके, सल्फर का यूज करके उसको कलरलेस करते हैं, उसको ब्लीच करते हैं। ठीक है, अगली बात करें तो जैसे जो मॉइस्चर एयर होती है जिसमें ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, अगर इस एयर को हम सिलिका जेल के अंदर पास कर दें तो सिलिका जेल के द्वारा जो निकलेगी एयर वो मॉइस्चर फ्री होगी, क्योंकि सिलिका जेल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, एड्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब नहीं एड्जॉर्ब। तो एयर बिकम्स ड्राई व्हेन इट्स पास थ्रू सिलिका जेल। तो एयर क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है जब इसको सिलिका जेल से पास किया जाता है, बिकॉज सिलिका जेल एड्जॉर्ब्ड मॉइस्चर, वो मॉइस्चर को एड्जॉर्ब कर लेता है। हमने 2 एग्जांपल लिखने को कहे थे, हमने 3 एग्जांपल्स आपको लिख के दिए हैं। ये तीनों आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, उसी के आगे आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे पढ़ाते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं बच्चों फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो चलो सभी लोग हेडिंग डालो, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एड्जॉर्प्शन, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एड्जॉर्प्शन, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो डालिए हेडिंग, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ एड्जॉर्प्शन, फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन को इफेक्ट करने वाले कुछ हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, उन पर आप ध्यान दीजिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एड्जॉर्प्शन को इफेक्ट करेंगे। तो पहला नंबर 1 है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। तो एड्जॉर्बेट का हम लोग नेचर समझेंगे कि नेचर क्या होता है, एड्जॉर्बेट का नेचर जो है वो किस प्रकार इफेक्ट करता है एड्जॉर्प्शन को। तो देखो कुछ गैसें ऐसी होती हैं, कुछ गैसेस ऐसी होती हैं कुछ गैसेस जिनका बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर हायर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर हायर होता है, वो गैसेस इजीली लिक्विफाइड हो जाती हैं, और जो गैसें इजीली लिक्विफाइड हो जाती हैं वो इजीली एड्जॉर्ब भी हो जाती हैं। तो अगर हम बात करें कि ऐसी गैस जो इजीली लिक्विफाइड हो जाती हैं उनकी रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द अदर और नॉर्मल गैसेस।
अंडरस्टैंड। तो हमने क्या बात की कि ऐसी गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हायर होता है वो इजीली लिक्विफाइड हो जाती हैं, और जो इजीली लिक्विफाइड होती हैं वो इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाती हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें तो ऐसा मिनिमम टेम्परेचर आप लोगों ने पढ़ा है, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसके अबव या जिसके ऊपर हम क्या करें, प्रेशर को इंक्रीज करके भी, जिसके ऊपर हम प्रेशर को इंक्रीज करके भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, ऐसा टेम्परेचर होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। ये आप लोगों ने क्रिटिकल फिनोमिना फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, वहां पर पढ़ाया गया है। फिलहाल अगर हम बोले कि कुछ गैसें ऐसी हैं जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है, HCl है, अमोनिया है, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर हायर होता है, तो ये गैसें जल्दी क्या हो जाएंगी, इजीली एड्सॉर्ब हो जाएंगी, इजीली एड्सॉर्ब हो जाएंगी। जबकि O2, N2, H2 इन गैसों की बात करें तो इनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर कम होने के कारण ये गैसें इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, समझ के होंगे। तो इसमें लिखो, स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, आप लिखिए, लिखो द गैसेस विच कैन बी लिक्विफाइड मोर easily are adsorbed to greater extent, are adsorbed to greater extent. For example SO2, Cl2, HCl, ammonia, SO2, Cl2, HCl, ammonia, CO2 भी लिख लो, and CO2 etc are adsorbed to greater extent than the permanent gases like O2, N2 and H2, like O2, N2 and H2, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, समझ में बात आई। अब आप इसके नीचे एक बात लिख लोगे क्रिटिकल, यानी ऐसे लिखोगे लिक्विफिकेशन, रेट ऑफ लिक्विफिकेशन, ऐसे लिखोगे। एक नीचे, ये नीचे लाइन लिखोगे, रेट ऑफ लिक्विफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्रिटिकल टेम्परेचर, ये आप लिखोगे नीचे। ठीक है, तो ये इतना लिख गया। अब बच्चों हम लोग दूसरे फैक्टर पर पहुंचते हैं, और दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो नेक्स्ट हेडिंग बच्चों डालिए, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। ये एड्सॉर्बेट था, अब हम हेडिंग पढ़ेंगे दूसरी, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो एड्सॉर्बेंट की बात करते हैं, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक, अब एड्सॉर्बेंट की बात करें तो एड्सॉर्बेंट का नेचर किस तरीके से इफेक्ट करेगा। तो बेटा एड्सॉर्प्शन क्यों होता है, पहले तो ये बताओ। तो आपने ध्यान दिया होगा, तो एड्सॉर्प्शन जो है वो किसके कारण हो रहा है, वो हो रहा है ड्यू टू द रेजिडुअल वैलेंसीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो एड्सॉर्बेंट की जो सरफेस पर रेजिडुअल वैलेंसीज प्रेजेंट हैं, उन्हीं के कारण एड्सॉर्प्शन हो रहा है। तो जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है वो रेजिडुअल वैलेंसीज के कारण हो रहा है जो सरफेस पर प्रेजेंट है। अगर वो रेजिडुअल वैलेंसी बढ़ जाएंगी तो एड्सॉर्प्शन की रेट भी बढ़ जाएगी। तो सीधे सीधे अगर बात करें तो जो एड्सॉर्प्शन है वो किसके कारण हो रहा है, रेजिडुअल वैलेंसीज के कारण, यानी फ्री वैलेंसीज के कारण। रेजिडुअल वैलेंसी जैसे से इंक्रीज होंगी वैसे वैसे क्या होगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जो रेजिडुअल वैलेंसी है वो कैसे किस पर डिपेंड, तो ऐसे सब्सटेंसेस
ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास, याद रखिएगा, वैकेंट d ऑर्बिटल हो, जिनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल हो, जिनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट हो बच्चा, याद रखिएगा, जिनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल हो, या फिर जिनके पास हायर चार्ज हो, जिनके पास हायर चार्ज हो, ऐसे सब्सटेंसेस क्या होंगे, उनमें रेजिडुअल वैलेंसी ज्यादा होगी, और रेजिडुअल वैलेंसी ज्यादा होगी तो उनकी जो एड्सॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसके एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो जो क्ले है, सिलिका जेल है, सिलिका जेल है, ठीक है, सिलिका जेल है, क्ले है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये सभी जो हैं इनकी रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप इसमें भी लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं, लिखिए, लिखो, अ सरफेस विद मोर रेजिडुअल वैलेंसीज, अ सरफेस विद मोर रेजिडुअल वैलेंसीज, रेजिडुअल वैलेंसीज, अ सरफेस विद मोर residual valencies will have higher adsorptive capacity, higher adsorptive capacity due to presence of vacant d orbital, due to presence of vacant d orbital or higher charge, due to presence of vacant d orbital or higher charge. For example, clay, silica gel, aluminum oxide, चारकोल भी आप इसमें लिख सकते हैं, चारकोल भी लिख देंगे। तो ये दो फैक्टर्स हो गए जो क्या कर रहे हैं, यानी इफेक्ट कर रहे हैं किसको, एड्सॉर्प्शन को। अगला फैक्टर लिखिए, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, ये थर्ड फैक्टर है, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो बेटा सीधी सीधी बात है, जैसे जैसे सरफेस एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिडुअल वैलेंसी के, ठीक है, या फ्री वैलेंसी के हम लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिडुअल वैलेंसी और फ्री वैलेंसी के। अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो उसकी रेजिडुअल वैलेंसी भी बढ़ जाएंगी, और रेजिडुअल वैलेंसी बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, तो फिर सरफेस एरिया बढ़ेगा, रेजिडुअल वैलेंसी बढ़ जाएंगी, और रेजिडुअल वैलेंसीज बढ़ेंगी, वैसे वैसे क्या होगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आप लिख लीजिए, लार्जर इज द, इसमें लिखो, मैं बोल रहा हूं, लार्जर इज द सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, लार्जर इज द सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, हायर इज द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, हायर इज द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, हायर इज द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, और नीचे ये लिख लेंगे। ठीक है, नीचे ये आप उसके नीचे यही नोट कर लेंगे। अब आगे बात करते हैं बेटा, ये हो गया। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। तो बच्चों बात करते हैं हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसकी बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। तो जैसे जैसे अगर बात करें तो दो प्रकार के एड्सॉर्प्शन है, एक है फिजिकल एड्सॉर्प्शन और एक है केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो ये है एक फिजिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक, और एक और ग्राफ बनाकर हम बताते हैं जो है केमिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो एक फिजिकल एड्सॉर्प्शन है और एक क्या है, केमिकल एड्सॉर्प्शन है। ठीक, यहाँ जीरो, इधर अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इस तरफ टेम्परेचर, और इधर है रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन को हम x/m से लिखते हैं, x/m। m वो मास है जिस पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, और x वो गैस है जो एड्सॉर्ब हुई है। ठीक है, तो ये x/m जो होती है वो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन होती है, ऊपर जा रहे हैं, इंक्रीज हो रही है। तो फिजिकल में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर शुरुआत में फिजिकल में ज्यादा होगी और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ये डिक्रीज होती जाएगी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा।
और केमिकल में क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, शुरुआत में बढ़ेगी, उसके बाद ये घटने लगेगी। शुरुआत में ये बहुत हायर होगी एक ऐसे टेम्परेचर पर, उसके बाद ये क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। तो ये ग्राफ इन दोनों में बना है। तो इसमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि फिजिकल, आप क्या लिखेंगे, फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, व्हाइल लिख लेंगे फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, व्हाइल केमिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, व्हाइल केमिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर अ पर्टिकुलर, ऐसा नहीं, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, आफ्टर सम टाइम इट विल बी डिक्रीजेस, फिर उसके बाद क्या होने लगेगा, ये डिक्रीज होने लगेगा। मतलब केमिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग पर्टिकुलर टेम्परेचर, आफ्टर दैट इट विल बी डिक्रीजेस, ऐसे करके ये लिख लेंगे। ये दोनों ग्राफ आप अपनी कॉपी पर बना लेंगे और ये भी हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं, जब कभी भी इस तरीके से इनके टेम्परेचर के साथ जो ग्राफ बनाए जाते हैं, इन ग्राफों को बना लीजिए और आप नीचे इसके लिख लेना, ये लिख लेना नीचे। अब नीचे आपको क्या लिखना है, द ग्राफ बिटवीन, नोट करके नीचे लिखोगे, द ग्राफ between rate of absorption and pressure is known as adsorption isobars। इनको हम एड्जॉर्प्शन आइसोबार्स बोलते हैं, क्योंकि यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, दोनों में ही प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए इनको आइसोबार्स बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोबार्स बोलते हैं। जबकि प्रेशर के साथ इनका ग्राफ जब बनाओगे तो उनको हम एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बोलेंगे, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो चलो अब हम बात करने वाले हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, लेकिन उससे पहले हेडिंग डाल लो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और इफेक्ट ऑफ प्रेशर में लिखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर इसमें लिखो, इट विल बी एक्सप्लेन बाय द एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, एक्सप्लेन बाय द एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब बच्चों ये लिख लिया, इसके बाद अब हेडिंग डालो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, हेडिंग डालिए सभी लोग, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इसमें लिखो व्हेन अ ग्राफ plotted between the extent of absorption and temperature and pressure at constant temperature, then the isotherm is known as adsorption isotherm, ठीक, इतना ये लिख लिया होगा, आइसोथर्म, साइनिंग लग रही है थोड़ी सी, तो लिख लिया नोन एज एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में जो सबसे पहली हेडिंग लिखो, सम एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म आर गिवन बिलो, सम एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म आर गिवन बिलो, ये लिखिए, इसमें नंबर 1 हेडिंग डालेंगे। तो ध्यान दो बेटा, बात करेंगे अब हम इसी में नंबर 1 फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की, फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म।
तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होती है, इसी पर चलो बात करते हैं। फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? देखो बेटा याद रखिए, इसमें सबसे पहली बात, जो फ्रेंडलिक थे उन्होंने एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और प्रेशर के बीच एक रिलेशन दिखाया था। उस रिलेशन को ही हम फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। तो वो रिलेशन क्या है? जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है x अपॉन m। देखो यहां पर x क्या है आपको बता दें, तो x है अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, ये एड्सॉर्बेट का अमाउंट है, और m जो है वो है अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट, ये एड्सॉर्बेंट का अमाउंट है। ठीक है, तो एक एड्सॉर्बेट का अमाउंट है और एक है एड्सॉर्बेंट का अमाउंट ए, डबल एम नहीं ए, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, ये दिया गया है। अब बात ये आती है कि ये जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है p की पावर 1 अपॉन n। अब ये n क्या है? तो n एक कांस्टेंट है बेटा, n एक क्या है? कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू जो होती है 0 to 1 के बीच में वैरी करती है, 0 to 1 के बीच में वैरी करती है। अब ये 0 to 1 के बीच में वैरी कैसी करती है, ये चीज हम आपको यहां पर लिख कर देते हैं। जैसे जो हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर पर n जो होगा वो 0 होगा, हाई प्रेशर पर n क्या होगा? 0 होगा, और लोअर प्रेशर जो होगा, लोअर प्रेशर पर n की वैल्यू 1 होगी। बाकी बीच में जो इंटरमीडिएट रहेगा वो इन दोनों के बीच की वैल्यू रहेंगी। ठीक है, तो यहां पर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो x अपॉन m इज इक्वल टू एक कांस्टेंट k आएगा और p टू दी पावर 1 अपॉन n। ये हो गई फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब हम बात करते हैं एट हायर प्रेशर, एट लोअर प्रेशर। पहले लोअर प्रेशर पर बात करते हैं। तो लोअर प्रेशर पर आप बच्चों याद रखना, लोअर प्रेशर पर क्या होता है? लोअर प्रेशर पर सीधी बात है कि n की वैल्यू कितनी आ जाए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। n की वैल्यू बेटा लोअर प्रेशर पर आ जाएगी 1, नीचे जो लोअर प्रेशर लिखा है उस पर कितनी आएगी? लोअर प्रेशर पर n की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आ जाएगी। तो n 1 रख देंगे, तो n 1 रखने के बाद क्या हो जाएगा? x अपॉन m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x अपॉन m इक्वल टू kp, ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहां पर आप नीचे लिख लेंगे हेंस एट लोअर प्रेशर, इसके नीचे क्या लिखेंगे? हेंस एट लोअर प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ये आप इतना लिख लेंगे। फिर एट हायर प्रेशर, अब हायर प्रेशर की बात कर रहे हैं हम। हायर प्रेशर पर क्या होगा? हायर प्रेशर पर बेटा आपको पता है n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी x अपॉन m इज इक्वल टू k p 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू, तो x अपॉन m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दिख नहीं रहा है, इधर मैं लिख लेता हूं, x अपॉन m इज इक्वल टू हो जाएगा k। ठीक है, मतलब p की पावर ये पूरा 0 आ जाएगा, यानी इधर आएगा तो ये पूरा 1 हो जाएगा, और ये x अपॉन m इज इक्वल टू k। K का मतलब यहां पर क्या हुआ कि हायर प्रेशर पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगी। तो सीधे आप क्या लिख लेंगे? हेंस एट हायर, इसके नीचे लिखेंगे हेंस एट हायर प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कैन नॉट बी डिपेंड अपॉन द प्रेशर, और इंटरमीडिएट में आप इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, और इंटरमीडिएट पर यही इक्वेशन बनी रहेगी इंटरमीडिएट पर। ठीक है, तो अब बात आती है इनके ग्राफ को लेकर। तो अब हम इनके कुछ ग्राफ बनाकर आपको समझाते हैं। ये ऐसे ही लिख लेना कॉपी पर, और साइड में अब इनके ग्राफ बनाकर आपको बताते हैं। ठीक है, हम एक ग्राफ सबसे पहले एक ही ग्राफ बनाएंगे और उसमें सारी बातों को हम समेट लेंगे। आप इतना ये लिख लीजिएगा जो हमने ये लिखा था। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए इधर देखो,
सीधे सीधे एक ग्राफ हम बना रहे हैं, बहुत ही ध्यान से समझना इस ग्राफ को। एक ही ग्राफ मैं बनाऊंगा और इसी को समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर ये 0 है, इधर बेटा ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उस तरफ टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और इधर ये एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है जो ऊपर जाने पर बढ़ रही है। ठीक है, हमको सीधा सीधा समझ में आता है कि प्रेशर है ये, प्रेशर। तो जैसे जैसे यहाँ पर तो लोअर है, जैसे जैसे जाएंगे हायर प्रेशर होते जाएगा, और लोअर प्रेशर पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो ग्राफ ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ग्राफ ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक, ऐसे जाएगा, ऐसे बना लो, ये थोड़ा सा और उठाकर बना दो, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे ग्राफ जाएगा। अब ये ग्राफ जब इस तरीके से गया है तो इतना ये पोर्शन हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा पोर्शन आएगा जो बहुत ही लोअर प्रेशर, इतना एरिया हम कुछ तो कम प्रेशर वाला मान लेंगे, तो ये लोअर प्रेशर पर होगा। तो जब ये लोअर प्रेशर एरिया है, यानी ये लोअर प्रेशर पर हो रहा है, तो लोअर प्रेशर पर हो रहा है, तो इसके लिए बेटा x/m इक्वल टू कितना आएगा, kp आएगा। कहाँ, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये इक्वेशन, ये कंडीशन फॉलो होगी। अब क्या होगा, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, एड्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, एक ऐसा प्रेशर आएगा जहां पर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होगी। एक ऐसा प्रेशर होगा जहां पर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होगी, उसको हम लिखेंगे PS। ऐसा प्रेशर जिस पर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा हो उसको हम लिखेंगे PS। और PS जो है ये क्या है, ये है सैचुरेशन प्रेशर। क्या है, सैचुरेशन प्रेशर, ये है सैचुरेशन प्रेशर। ठीक है, तो ये सैचुरेशन प्रेशर हुआ जहां पर एड्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा है। तो बिटवीन द सैचुरेशन प्रेशर एंड इंटरमीडिएट, तो ये तो इंटरमीडिएट कंडीशन आ गई, और यहां पर यही इक्वेशन लगेगी x/m इक्वल टू kp⁴ ये वाली कंडीशन यहां पर लगेगी। इसके आगे सैचुरेशन प्रेशर के आगे जब आप जाएंगे, तो जब आप आगे जाएंगे तो फिर वो प्रेशर पर इंडिपेंडेंट हो जाएगी, ये हायर प्रेशर हो जाएगा, और यहाँ पर x/m कांस्टेंट आएगा कि ये कांस्टेंट रहेगा। और ये कंडीशन है हायर प्रेशर की। किसकी है ये, हायर प्रेशर की, और ये किस पर है, इंटरमीडिएट प्रेशर की, इंटरमीडिएट प्रेशर की। तो ये बात कही गई है फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में, कि मतलब प्रेशर जितना ज्यादा हो जाएगा फिर रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये ग्राफ आप बना लीजिएगा। इस ग्राफ को बनाने के बाद इस ग्राफ को अपनी कॉपी पर बना लीजिएगा। इस ग्राफ के साथ साथ एक और आपको जो इसका, जैसे ये इक्वेशन है, इसका लॉग लेना है दोनों तरफ, और लॉग लेने के बाद एक और इक्वेशन जो बनाई गई है आपकी बुक में, आप उस इक्वेशन को भी एनसीईआरटी की बुक से बना सकते हो। तो एनसीईआरटी में एक ग्राफ बना हुआ है, उस ग्राफ को भी तुम अपनी कॉपी पर बनाना। बस इक्वेशन फर्स्ट का दोनों तरफ लॉग ले लोगे बेटा, और लॉग लेने पर ये देखो, लॉग लेकर इसको ग्राफ को बनाया गया है। देखिए, इसी ग्राफ को आप अपनी कॉपी पर बनाएंगे, इस वाले ग्राफ को, पेज नंबर शायद 125 पर ये दिया गया है। तो इस तरीके से ये आप इतना कर लेंगे, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म हो जाएगा। इसी के साथ बेटा, इसी के साथ बच्चों, ये वाला जो एड्जॉर्प्शन पार्ट है वो ओवर होता है। एड्जॉर्प्शन पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, इसका पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। अब हम पार्ट बी की तरफ बढ़ेंगे और पार्ट बी आपको कराएंगे। उससे पहले आप लोग 1-2 क्वेश्चन लिख लीजिए, और वो क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पर सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन सभी लोग लिखो। पहला क्वेश्चन लिखिए, सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। राइट द डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, मतलब एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, इसमें आपको डिफरेंस लिखना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, डिफाइन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। डिफाइन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, एक ये क्वेश्चन लिख लीजिए। थर्ड लिख लीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन। सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन। एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट में
डिफाइन करना है और इन दोनों में डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो इतना काम आप लोगों को करना है, ये काम आप अपनी कॉपी पर करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए और हम स्पीड थोड़ी सी बरकरार रख रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और आगे पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहो बेटा। ठीक, तो अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।